हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा एक कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। मैं सुधांशु सर आप लोगों के लिए आज वर्ग 12 का हिस्ट्री चैप्टर 1 लेकर आया हूं, जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां। देखिए, चैप्टर 1 का नाम है प्यारे बच्चों ईंट मनके तथा ईंट मनके तथा अस्थियां। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, ईंट मनके तथा अस्थियां। यह चैप्टर 1 आप लोग की डिमांड पर स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल आना शुरू हो गया था कि क्लास 12 का बैच जरूर स्टार्ट कीजिए सर। तो हम बोले थे बाबू कि 15 अगस्त के बाद जब टाइम मिलेगा तो हम स्टार्ट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों का चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है। अब आप लोगों को डेली बेसिस क्लास मिलेगा, यानी एवरी डे क्लास मिलेगा, क्योंकि अब कोई भी डे आप लोगों का क्लास अब्सेंट नहीं होगा, चाहे वह 12th क्लास हो चाहे वह 10th क्लास हो। आप लोग से वादा किया गया था कि 15 अगस्त बाद जो है आप लोग का रेगुलर क्लास लिया जाएगा, तो इसलिए आज से आप लोग का क्लास पुनः रेगुलर क्लास लिया जाएगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है, क्लास 12 का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है कि पुरातत्व क्या होता है। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यह बोर्ड एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन भी माना जाता है। तो चलिए हम लोग समझा जाए बाबू लोग कि पुरातत्व होता क्या है। प्यारे बच्चों, पुरातत्व क्या होता है, तो पुरातत्व एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत पृथ्वी के भूगर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई करके लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य आपसे पूछेगा कि पुरातत्व क्या है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा पुरातत्व एक ऐसा माध्यम है जो पृथ्वी के भूगर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई करके लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी आप जवाब दीजिएगा कि पुरातत्व वह माध्यम है जिसके द्वारा पृथ्वी के भूगर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई करके लोगों के भौतिक जीवन के ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, पुरातत्व कहलाता है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। चलिए प्यारे बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है एनसीईआरटी का, आपके बुक का, कि कार्बन 14 विधि क्या है। तो देखिए सबसे पहले आगे हम लोग क्या देखें, पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व हम लोग की समझ ले कि पुरातत्व होता क्या है। अब सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, कार्बन 14 विधि क्या है। तो यह भी बोर्ड एग्जामिनेशन का VVI क्वेश्चन माना जाता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल यह क्वेश्चन अल्टरनेट करके या तो कार्बन 14 विधि या पुरातत्व अल्टरनेट करके क्वेश्चन आते रहते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आगे समझ लिए हम पुरातत्व क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे प्यारे बच्चों कि कार्बन 14 विधि क्या है। तो देखिए कार्बन 14 विधि बोलेगा तो सबसे पहले जानेंगे भैया ये कार्बन 14 विधि का खोज कौन किया। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बन 14 विधि की खोज 1946 में हुआ। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1946, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 1946। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, 1946 बोलते हैं। याद रखिएगा कार्बन, सबसे पहले जानेंगे कि यह कार्बन 14 विधि की खोज किसने किया और यह खोज कब हुआ था। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों कि कार्बन 14 विधि की खोज कब और किनके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि कार्बन 14 विधि जो है ना, इसकी खोज जो है 1946 में कब किया गया प्यारे बच्चों, 1946 में किया गया। और किनके द्वारा किया गया, बिलियर्ड लिबिदेव के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों, बिलियर्ड लिबिदेव के द्वारा कार्बन 14 विधि की खोज किया गया प्यारे बच्चों। और अब देखेंगे कि यह विधि के अनुसार होता क्या है। तो इस विधि के अनुसार, किस विधि की बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, कार्बन 14 विधि के अनुसार प्रत्येक जीवाश्म में क्या होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों गुण समान मात्रा में पाया जाता है। यानी कि कोई भी चीज हो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा क्या होती है प्यारे बच्चों, समान होती है। यानी कि दोनों बराबर होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन आदमी मर जाता है या विनाश हो जाता है प्यारे बच्चों, समझिएगा, परंतु याद रखिएगा मृत्यु या विनाश के बाद, किसके बाद प्यारे बच्चों, मृत्यु या विनाश की स्थिति में कार्बन 12 क्या हो जाता है, स्थिर रह जाता है, यानी उतना ही पर रह जाता है। लेकिन कार्बन 14 जो है ना वह निरंतर कम होते जा रहा है, धीरे 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 प्यारे बच्चों वह क्या होने लगता है,
कम होने लगता है, अतः कार्बन 14 की मात्रा क्या हो जाती है के आधार पर उस जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हम जान लिए कि कार्बन 14 होता क्या है। कार्बन 14 का खोज किसने किया और कब किया? तो कार्बन 14 विधि की खोज किसने किया? तो भैया कौन किए थे? बिलियर्ड लिविदेव के द्वारा किया गया। क्लियर समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? जहां समझ में नहीं आएगा वहां पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए आप लोगों को तो समझ में आ गया ना कि कार्बन 14 विधि होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि कार्बन 14 यानी कार्बन 14 की खोज कब हुआ था जी? 1946 में हुआ था। आप अब एकदम समझ जाइएगा कि कार्बन 14 का खोज कब हुआ था? 1946 में। कौन किए थे? तो याद रखिए शॉर्ट फॉर्म में कौन भैया किए थे जी? तो बिलियर्ड लिविदेव भैया किए थे। कौन भैया किए थे? बिलियर्ड लिविदेव। याद करने का तरीका भैया बोल दिए हैं। ये भैया नहीं थे, क्या पता उस समय हम लोग का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था, पता भी नहीं है, तो भैया कैसे हो जाएंगे? ना चाचा होंगे ना भैया होंगे। तो ध्यान देखिए, आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बन 14 विधि की खोज किनके द्वारा किया गया। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कार्बन 14 विधि की खोज किनके द्वारा किया गया? तो बिलियर्ड लिविदेव के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1946 में किया गया। अब उसके बाद बोल देगा कि कार्बन 14 विधि के अनुसार क्या होता है। तो विधि के अनुसार प्रत्येक जीवाश्म में क्या होता है? कार्बन 12 और कार्बन 14 जो होता है समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन आदमी मर जाता है तो कार्बन 12 क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। लेकिन कार्बन 14 धीरे 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 क्या हो जाता है बुगालो? कम हो जाता है। और कार्बन 14 जितना ही मात्रा में कम होगा वो वस्तु उतना ही पुरानी मानी जाएगी और उसी के आधार पर उस वस्तु की आयु निकाली जाएगी कि यह वस्तु पुराना है कि क्या है, अभी कितना पुराना वो वस्तु है, यह उसी के अनुसार पता चलता है। यानी कार्बन 14 धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होती है। समझ में आ गई? प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको पुरातत्व और साथ साथ कार्बन 14 विधि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कार्बन 14 विधि और पुरातत्व में कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और साथ साथ आप अगर इस चैप्टर का जो चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है इसका संपूर्ण PDF चाहना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसके तहत इस समय जो क्लास कराया जाएगा उसका संपूर्ण PDF आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताएं। यह क्वेश्चन आप लोग का भी यह चैप्टर का है, चैप्टर 1 का, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? ईट मनके तथा अस्सिया। चैप्टर 1 का नाम ईट मनके तथा अस्सिया है, जो कि आपके 12th क्लास का NCERT बुक से आप लोगों को यह पढ़ाया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिए किस सभ्यता की बात किया जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताएं। यह क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आप लोग को बता दे रहे हैं कि सबसे पहले याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना वह एक विकसित सभ्यता मानी जाती थी और साथ साथ यह कांस्यकालीन शहरी सभ्यता भी थी। याद रखिएगा कौन सी सभ्यता की बात किया जा रहा है बुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना बाबू वह एक विकसित और कांस्यकालीन शहरी सभ्यता भी थी। याद रखिएगा जिसका विस्तार बाबू लोग पता है आपको कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार था। याद रखिएगा किसकी बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जा रहा है। यहाँ पे आपको याद रखिए था कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह फैली सभ्यता थी और इस सभ्यता में अब तक कितने 100 नगर खोजे गए हैं? तो प्यारे बच्चे 1400। मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया जाए और सब्जेक्टिव इस प्रकार कंप्लीट करा दिया जाए कि आपका एक भी बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव न छूटे। आप लोग को एक क्वेश्चन में लमसम जो है ना 2-4 ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेंगे। हम जो पढ़ाएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा कंप्लीट और साथ साथ आपका प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या देखिए कि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताएं प्यारे बच्चों। तो हम क्या बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एक विकसित एवं कांस्यकालीन प्यारे बच्चों एवं कांस्यकालीन शहरी सभ्यता थी। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एक विकसित और शहरी कांस्यकालीन सभ्यता थी जो कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है प्यारे बच्चों? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। कहाँ से कहाँ तक? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली है
और याद रखिएगा इस सभ्यता, किस सभ्यता की बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक कितने सौ नगर का खोज किया गया है प्यारे बच्चों, तो याद रखिए अब तक कितने सौ नगर, 1400 नगर की खोज की गई है। याद रखिएगा अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना प्यारे बच्चों, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो देखिएगा उत्तर में मांडा है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो चिनाव नदी के किनारे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों उत्तर में क्या है बउआ, मांडा, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों, चिनाव नदी के कारण। दक्षिण में कौन है, दैमाबाद, दमाद मत बोलिएगा, दैमाबाद। याद रखिएगा दक्षिण में कौन सा है बुआ, दैमाबाद। और यह किस नदी के किनारे स्थित है, परवरा नदी के किनारे स्थित है। पूर्व में प्यारे बच्चों आलमगीरपुर है, और यह किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और लास्ट पश्चिम में जो है वो याद रखिएगा सुतकांगडोर है, जो किस नदी के किनारे स्थित है बुआ, याद रखिएगा दशक नदी तक। याद रखिएगा इन सभी का विस्तार पूर्व में, याद रखिएगा उत्तर में मांडा, क्या प्यारे बच्चों, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, और याद रखिएगा पूर्व में आलमगीरपुर, और पश्चिम में याद रखिएगा सुतकांगेदोर। याद रखिएगा इतना तक का क्या है प्यारे बच्चों, विस्तार है। चलिए चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अभी क्वेश्चन क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों, कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में बताइए, और पुरातत्व के बारे में बताना था, और साथ साथ कार्बन 14 विधि के बारे में बताना था। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, मेरा नहीं आपके बुक का कह रहा है, तो ध्यान देके समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि लिपि के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग शिक्षित थे, और उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि वह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखा जाता था, ठीक है ना। और चलिए इसके बारे में हम डिटेल आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में बताना है प्यारे बच्चों। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग को दे देता है। सबसे पहले तो आप लोग विशेष तौर पे कार्बन 14 विधि और पुरातत्व याद रखिएगा, और सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से क्वेश्चन आ जाता है कि वह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने है, तो याद रखिए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। चलिए ध्यान देके समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में बताया। तो प्यारे बच्चों अभी बताया आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना वह क्या थे, शिक्षित थे, याद रखिएगा। लेकिन उनकी जो भाषा थी ना वह अपठनीय थी, याद रखिएगा, नहीं उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिक्षित हैं, लेकिन उनकी भाषा को पढ़ा नहीं जा सकता था प्यारे बच्चों। इस सभ्यता की लिपि को याद रखिएगा भाव चित्रात्मक माना गया है, याद रखिएगा, यानी कहने का तात्पर्य फोटो देखकर नहीं होता है, फोटो देखकर एक अनुमान लगाया जाता था, उनकी लिपि नहीं पढ़ा जाता था, एक फोटो देखकर नहीं होता है, अनुमान लगा लिया जाता था कि यह होने वाला है या यह कहने वाला है, यह उद्देश्य इसका यह है, तो उसके अनुसार इसका भाव प्रकट किया जाता था। क्योंकि इसकी भाषा जो थी अपठनीय थी। ध्यान देके पढ़िएगा, यहाँ पे लिख दिए हैं इस सभ्यता की लिपि जो था, लिपि को भाव चित्रात्मक माना गया है, जो प्राय बाएं से दाएं, कहां से कहां, बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं लिखी जाती थी। याद रखिएगा कि इस लिपि जो है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि को में जो है ना बाबू चित्र को देखकर भाव को समझा जाता था। अभी ना पढ़ा है कि यह लिपि जो है कौन सी लिपि, किसकी लिपि की बात किया जा रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात किया जा रहा है। यह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखा जाता था, और यह भाव चित्रात्मक था, क्योंकि यह फोटो देखकर पता लगाया जाता था कि इसका भाव क्या कहने वाला है, इससे क्या लिखा गया है, क्या उद्देश्य है। क्योंकि यह शिक्षित सभ्यता थी, लेकिन इसकी भाषा को पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि यह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखा जाता था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली की चर्चा करें। तो सबसे पहले बात प्यारे बच्चों कि नगरीय सभ्यता थी। तो नगर में क्या होते थे कि जो भी मतलब गंदा अवशेष जल जो था ना प्यारे बच्चों, उसको नालियों के द्वारा क्या किया जाता, बाहर निकाला जाता था। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिए कि नालिया की व्यवस्था थी कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ध्यान दीजिए वहीं हम डिटेल में लिखवा दिए हैं
कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक विकसित एवं कांस्यकालीन शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता बोलिए या नगरीय सभ्यता बोलिए, बतवा एक ही है। सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली की चर्चा करें। तो प्यारे बच्चों हम ध्यान देंगे क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एक विकसित एवं कांस्यकालीन शहरी सभ्यता थी, जिसमें सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन था। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ी विशेषता क्या था कि नगर नियोजन था। इस सभ्यता में जल निकास प्रणाली की उत्तम व्यवस्था थी। याद रखिएगा बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। किस सभ्यता की बात किया जा रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का सबसे अच्छा व्यवस्था वहां पे सुविधा प्राप्त था। और याद रखिएगा यहाँ के घरों में प्रायः कच्चा आंगन होता था। याद रखिए कहाँ की बात किया जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रायः कैसे आंगन होते थे, तो कच्चा आंगन होता था। और याद रखिएगा जिसमें कुआं होता था, स्नान घर जहां नहाया जाता है, रसोई घर जहां खाना बनाया जाता है, याद रखिएगा आपस में जुड़े रहते थे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, स्नान घर, कुआं, रसोई घर आपस में जुड़े होते थे। और इस तीनों स्थलों, याद रखिएगा कि जो गंदा जल होता था ना उसके निकास हेतु क्या बनाया जाता था, तो छोटे एवं बड़े नालिया की व्यवस्था थी जो शहर से बाहर इन गंदे पानी को छोड़ देते थे। इस नालियों के ऊपर क्या था बुआ, ढक्कन भी था। यानी कहने का तात्पर्य एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे जो घर में जो थे कुआं था, स्नान घर था, रसोई घर था, इससे जो भी जल गंदे जल जो थे, अवशेष जल जो थे, वह क्या होता था नालियों के माध्यम से शहर के बाहर और छोड़ देता था। ठीक है ना। और याद रखिएगा नालियां की व्यवस्था भी थी, छोटे नालियों की भी व्यवस्था थी और बड़े नालियों की भी व्यवस्था थी। और इस नालियों के ऊपर क्या था बुआ, ढक्कन भी था। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर कल मिलेंगे लोग। चलिए यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालें। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित कांस्यकालीन शहरी सभ्यता थी। आम लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना कि आप क्या बोल सकते हैं जी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, या आप यह भी बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित कांस्यकालीन शहरी सभ्यता थी जो कहाँ कितना वर्ग किलोमीटर में फैली थी, तो 12,99,600 यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। क्या जी, तो सिंधु घाटी सभ्यता याद रखिएगा एक नगरीय सभ्यता थी, एक विकसित कालीन एक नगरीय सभ्यता थी जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। और सबसे पहले यह तो आपको पता है ना कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली है। कौन सी सभ्यता की बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जा रहा है। और यह जो है एक नगरीय सभ्यता है प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए पहला बिंदु क्या है, यह समाज जो है ना शांति प्रिय समाज था। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता समाज जो थी ना वह एक शांति प्रिय समाज थी। और यहाँ यह समाज जो था ना मातृसात्मक था। यानी कि याद रखिएगा पुरुषों की अपेक्षा, याद रखिएगा यह समाज कौन सी समाज थी, तो मातृसात्मक समाज थी। यहाँ समाज जो है 4 भागों में बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक याद रखिएगा के रूप में बटा था। यहाँ पे समाज कितने वर्गों में बटा था, 4 वर्गों में। कौन कौन, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। यानी पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया प्यारे बच्चों, तो आप बताइएगा सर 4 गो। कौन कौन, तो विद्वान, श्रमिक, व्यापारिक, योद्धा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। तो ध्यान दीजिएगा अगला, इस समाज के लोग
सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना वह सूती वस्त्र भी पहनते थे और याद रखिएगा ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। और यह लास्ट टॉपिक जो है, इस सभ्यता के प्रिय खेल जो था, शतरंज लोग खेलना पसंद करता था, जुआ खेलना पसंद करता था बाबू लोग, जुआ खेलना पसंद करता था लोग, पासा खेलना पसंद करता था लोग, और याद रखिएगा गाना बजाना भी पसंद करता था लोग। याद रखिएगा, तो कहने का तात्पर्य नृत्य एवं संगीत का भी शौक रखता था लोग। कौन से सभ्यता के लोग की बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। चलिए।